तो सभी छात्रों को आज के इस एपिसोड में पुनः एक बार डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य का जो पंचम प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान का, उससे संबंधित। देखिए, ये जो आज का हमारा विषय है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप में परीक्षा से संबंधित यह बहुत महत्व रखता है। परीक्षा का जो हमारा भाषा विज्ञान का प्रश्न पत्र होता है उसके अंतर्गत इससे संबंधित निश्चित रूप में सवाल पूछा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले के एपिसोडों में बताया था कि किस प्रकार से हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ था। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे पास में संस्कृत, यानी कि एक प्रकार से हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनके अंतर्गत अपन ने संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के किस प्रकार से हमने विभाजन किए थे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और अब हम देखिए, आज केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मतलब क्या है, हमारी वर्तमान में जो भाषाएं चल रही है जिनको अपन विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न प्रदेशों में जो चल रही है, जैसे उदाहरण के लिए हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन सबको अपन क्या मानते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं मानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह समझने की है कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं, यानी कि ये प्राचीन काल में चूंकि हमारी जो संस्कृति थी वो आर्यों पर आधारित थी और प्राचीन काल में भाषाओं का कोई नामकरण नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, उन आर्यों को आधार बना करके और भारतीय भाषाओं का नाम क्या कर दिया, भारतीय आर्य भाषा, भारत क्षेत्र से संबंधित होने के कारण। फिर ऐतिहासिक दृष्टि से जब उनका विभाजन किया तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस टाइप से इसका विभाजन किया। तो ये जो सारी चीजें अपन पूर्व के एपिसोड में देख चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मोटे तौर पर हमने भारतीय आर्य भाषाओं के काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था उसमें हमने भारतीय भाषाओं के 2 रूप मुख्य रूप से माने थे, एक वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई थी और एक लौकिक संस्कृत जो जनसामान्य में चल रही थी और जिसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हुई थी। फिर हमने देखा कुछ समय बाद, लगभग 1500 वर्षों के समय के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के बाद परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं, वो ये कि जैसे जैसे मानव का भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार होता गया तो उसकी जो भाषाएं, बोलियां आदि थी उनकी भी क्या होने लग गई, शाखाएं बढ़ने लग गई, शाखाओं की प्रशाखाएं होने लग गई, यानी भाषाओं के बोली, भेद, उपभेद आदि जो विभिन्न बनने लग गए। तो हम देखते हैं कि वैदिक काल के समय में या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में जहां मोटे तौर पर हमारे को वैदिक और लौकिक संस्कृत का रूप देखने को मिलता है, वहां मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आकर के हम देखते हैं कि उसके अलग अलग रूप हो गए हमारे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब देखिए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो थे वो केवल सामान्य रूप से एक उनका एक आकलित जो वर्गीकृत रूप था वही था, लेकिन हम देखते हैं कि इनके भी क्षेत्रीय आधार पर, जैसे जैसे भौगोलिक क्षेत्र का विकास हुआ वैसे वैसे क्षेत्रीय आधार पर क्या होता है, इनके भी रूप बदलने लग गए थे। तो पाली प्राकृत की बात हम जाने थे, हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो अपभ्रंश थी उन अपभ्रंशों के भी क्या होने लग गए थे, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न रूप बन गए थे। ऐसे बहुत सारे अपभ्रंश के रूप थे, लेकिन विद्वानों ने और हमने आपको बताया था कि लगभग मोटे तौर पे 5-7 अपभ्रंश मुख्य रूप से मानी जाती थी, जिनके नाम आप जानते हैं। देखिए, जैसे शोरसेनी, केकय, ब्राचर, दरद, खस, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, इस प्रकार के इनके क्षेत्रीय रूप बन गए थे। तो ये सारे के सारे क्या थे, अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप थे और इनके क्षेत्र के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया, यानी कि शूरसेन आदि का जो प्रदेश था, मतलब उससे संबंधित जो थी वो शूरसेनी कहला गई, केकय प्रदेश से संबंधित केकई कहला गई। तो कहने का मतलब इनका बाद में भौगोलिक विश्लेषण भी हुआ। तो हम देखते हैं कि आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं जिनको अपन मानते हैं, वर्तमान में जो भाषाएं हमारी चल रही है, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ और इनका क्या संबंध कैसे हुआ, कौन सी अपभ्रंशें थी जिनसे ये निकली। तो ये जो एक जानकारी इसमें हम देख रहे हैं आज के इसमें। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि प्रश्न आ जाता है कई बार कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म
कौन कौन सी अपभ्रंश हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस सारी चीज को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे को यह प्रक्रिया क्लियर होना चाहिए। तो मोटे तौर पर अपने को इस विषय में क्या याद रखना है, देखिए आप कि शोरसेनी अपभ्रंश जो थी, उस शोरसेनी अपभ्रंश से हम वर्तमान की जो भाषाएं कौन कौन सी, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। देखिए हिंदी जो है ना, हिंदी के बहुत सारे रूप है, जब अपन हिंदी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने को इतना याद रखना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यानी वर्तमान में जो गुजराती चल रही है, जो राजस्थानी चल रही है, और पश्चिमी हिंदी जिसको अपन एक प्रकार से खड़ी बोली, जिसको आज अपन काम में ले रहे हैं, इसको प्राय पश्चिमी हिंदी के रूप में ही माना जाता है ज्यादातर। लेकिन फिलहाल आप केवल पश्चिमी हिंदी शब्द याद रखें, इसके आगे बहुत सारे विस्तार, बहुत सारे विश्लेषण है, वो अपन अलग से करेंगे। तो अपने को क्या याद रखना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती नामक जो आधुनिक हमारी भारतीय आर्य भाषाएं, इनका जन्म माना जाता है। इसी प्रकार से देखिए केकय यानी कि पैशाची, इसके दो, कई लोग इसको केकय मानते हैं, कई लोग इसको पैशाची मानते हैं। तो इस पैशाची से पंजाबी का उद्भव माना जाता है। पंजाबी, और पंजाब का क्षेत्र भी आप देखें बहुत लंबा चौड़ा है। तो पंजाब का क्षेत्र लंबा चौड़ा होने के कारण उसके दो रूप हमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, एक तो लहंदा और एक पंजाबी। तो जो लहंदा है वो पश्चिमी पंजाब की, यानी पंजाबी के दो भाग हैं, कौन कौन से, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई जो पैशाची है, प और प दोनों याद रह जाएगा आपको। तो पैशाची नामक जो अपभ्रंश थी, इस पैशाची नामक अपभ्रंश से पंजाबी का उद्भव हुआ। पंजाबी के दो भाग हो गए, कौन कौन से हो गए, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी। पश्चिमी पंजाबी का एक नाम क्या है, लहंदा भी माना जाता है, मतलब वहां की जन प्रचलित ज्यादा लंबी चौड़ी बोली है इसलिए। इसी प्रकार से दूसरा नाम रह गया पंजाबी। तो अपन ये याद रखेंगे, नंबर 1 शोरसेनी से कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, और केकय से यानी पैशाची से जो है पंजाबी मान लीजिए आप। तो पैशाची और पंजाबी, पंजाबी के दो भाग हो गए, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी, यानी कि पैशाची जो अपभ्रंश है उससे हमें पंजाबी का जन्म माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी अपभ्रंश वो है ब्राचर। ब्राचर से सिंधी, यानी यह भी एक प्रकार से पंजाब से जुड़ा हुआ, लाहौर आदि का जो हिस्सा था किसी जमाने में, उसको अपन मानते हैं। लेकिन फिलहाल अपने को जो सैंधव प्रदेश है उससे संबंधित जो सिंधी मानी जाती है। तो ब्राचर नामक जो अपभ्रंश थी उससे हमारे को सिंधी, आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है, उसका जन्म माना जाता है। इसी प्रकार से कश्मीरी, कश्मीरी का जन्म दरद जो अपभ्रंश है उसे माना जाता है। यह कश्मीर आदि का हिमाचल प्रदेश और उसकी तराइयों को जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार से खस, ये कौन सी है, खस। खस जो अपभ्रंश है उससे पहाड़ी मानी जाती है। अब देखिए पहाड़ी के भी हम बोलियां और बन जाती है, कुमायूनी है, गढ़वाली है, इस टाइप से आगे जाकर के हम जब इनके बोलियों का विश्लेषण पढ़ेंगे तब ये सारी स्थिति होगी। केवल अभी अपने को ये ऊपर की स्टेज यहाँ पर याद रखनी है कि जो खस नामक अपभ्रंश है, उस खस नामक अपभ्रंश से पहाड़ी का जन्म माना जाता है। यानी इसके भी दो भाग माने जाते हैं, पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। इनको भी अपन कुमायूनी और गढ़वाली उसके रूप में जो जानते हैं, एक प्रकार से बोलियों के नाम के आधार पर इनका जो बाद में वर्गीकरण हो जाता है। तो फिलहाल अपने को यह इतना याद रखना है कि जो खस अपभ्रंश है, उस खस अपभ्रंश से पहाड़ी का जन्म हुआ। उसके बाद देखिए मागधी और अर्धमागधी। मागधी से अपन क्या मानते हैं, बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया और मराठी, यानी आधुनिक ये जो भाषाएं हैं, इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हम मागधी अपभ्रंश से मानते हैं। और अर्धमागधी अपभ्रंश से हम पूर्वी हिंदी मानते हैं। अब देखिए जो पूर्वी हिंदी है ना, इसके लिए क्या है, बोलियां हैं काफी। जैसे हिंदी के दो मोटे रूप दिखाई दिए अपने को, एक तो पूर्वी हिंदी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पश्चिमी हिंदी आ रहा है। तो हम जब बोलियों का विश्लेषण करेंगे तब ये सारी स्थिति होगी। तो अपने को फिलहाल क्या ध्यान रखना है कि मागधी से बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया और मराठी का जन्म माना जाता है, और इधर अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का माना जाता है। अब पूर्वी हिंदी के अंदर जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार की जो बोलियां हैं वो सारी इसमें आ जाती है। इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जैसे ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, ये जो इस टाइप की हमारी जो हिंदी की जिनको अपन बोलियां मानते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से देखिए आप मागधी के अंदर में आपको एक उदाहरण को बिहारी। अब बिहारी को भी अपन क्या मानते हैं, प्राय हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। जैसे मिथिला वगैरह जो है वो इसी क्षेत्र में आ जाती है। तो अगर हम मोटे इसी प्रकार से देखिए अंतिम बची कौन सी, महाराष्ट्र, इससे हम मराठी मानते हैं। देखिए मराठी दो जगह आ रहा है आपका। तो मराठवाड़ का जो क्षेत्र था वो भी क्या था, काफी विस्तृत था, और विस्तृत होने के कारण मराठवाड़ का जो कुछ क्षेत्र था वो इससे संबंधित रहा और बाकी जो क्षेत्र रहा वो इससे संबंधित था। इसलिए अलग अलग विद्वानों में अलग अलग विचारधारा है, दो जगह से इसका अपन जो उद्भव मान सकते हैं।
लेकिन फिर भी ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि मराठी को हम महाराष्ट्र से ही जोड़ करके देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये विभिन्न प्रकार की हमारी जो अपभ्रंश है, इन अपभ्रंशों से हमारी वर्तमान की इस प्रकार की जो भाषा है उनका जन्म हुआ। अब देखिए हमारे को इनमें जो अन्य भाषाएं हैं जैसे उड़िया है, मराठी है, असमिया है, इनसे हमारा हिंदी की दृष्टि से प्राय संबंध कम है, इसलिए हम इनके बारे में कम विचार करते हैं। और प्राय इसके आगे जो आपका प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि किस प्रकार से हमारी वर्तमान हिंदी जो भाषा है उस वर्तमान हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश के कौन कौन से रूपों से हुआ। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा आकलन करें, इसको संक्षिप्तीकरण करें और इसको हम किसी एपिसोड में क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर हिंदी से संबंधित अपन चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर पूर्वी हिंदी को हिंदी मानेंगे अपन, पश्चिमी हिंदी को हिंदी मानेंगे अपन। दो रूप तो ये हो गए, कौन कौन से, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी। इधर राजस्थानी को भी अपन क्या करते हैं, हिंदी से जोड़ करके ही देखते हैं ज्यादातर, तो तीसरा रूप ये हो गया। इसी प्रकार से जो है बिहारी वाला रूप है यह भी हिंदी से जुड़ा हुआ माना जाता है, और एक ये पहाड़ी वाला जो रूप है यह भी हिंदी से जुड़ा माना जाता है। तो हिंदी की क्या हो गई, एक प्रकार से पांच रूप हो गए, हिंदी की 5 उपभाषाएं टाइप हो गई हमारी। कौन कौन सी हो गई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। तो अब ये जो 5 रूप हैं ये हिंदी से संबंधित हो गए। अब इन 5 का आकलन अपन करते हैं तो हिंदी का संबंध क्या हो गया, केवल 3 अपभ्रंशों से रह गया। कौन कौन सी, मागधी, अर्धमागधी और शोरसेनी। यानी हम संक्षेप में क्या रख सकते हैं, हिंदी और उसकी उपभाषाओं का जन्म कैसे हुआ, मागधी, अर्धमागधी और शोरसेनी अपभ्रंशों से माना जाता है। तो मित्रों आपको सिर्फ आज इतना याद रखना है कि हमारी जो विभिन्न अपभ्रंश है कौन कौन से रहे। नंबर 1 शोरसेनी, पैशाची, ब्राचक, दरद, हस्त, अर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री। ये जो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय आधार पर अपभ्रंश थी, इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हमारी वर्तमान की जो विभिन्न बोलियां हैं, वर्तमान की जो विभिन्न उपभाषाएं हैं, वर्तमान की जो विभिन्न हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका जन्म जो है माना जाता है। और हिंदी का जन्म हम अपभ्रंश के केवल 3 रूपों से प्राय स्वीकार करते हैं। नंबर 1 मागधी, नंबर 2 अर्धमागधी और नंबर 3 शोरसेनी। मागधी से बिहारी मानेंगे केवल अपन, हिंदी से संबंध यही है हमारी, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी मान लेंगे। फिर पूर्वी हिंदी से रिलेटेड अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि जो है वो इसी क्षेत्र में आ जाएंगी। और तीसरी हमारी शोरसेनी। शोरसेनी में कौन से हैं, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी और नंबर 2 राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, ये जो 4-5 बोलियां हैं वो इस क्षेत्र में आ जाएगी। इसी प्रकार से राजस्थानी की भी अपन बोलियां विभाजित करते हैं, मारवाड़ी आदि जो है, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी जो भी है उनको अपन बोलियों के संदर्भ में देखेंगे। तो ये जो चीज अपन इसमें ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में मैं आपको इन बोलियों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बोलियां जो होती है वो उनके ऊपर अवश्य टिप्पणी आती है और वो टिप्पणी का प्रश्न हमारा उन्हीं पर आधारित होगा। तो आप हमारे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लाभ लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।